जिंदा रहती है। और वो किसको खाते हैं? वो खाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर जो वो हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, अचार वगैरह, उनको खाकर मुसल जिंदा रहते हैं और स्टारफिश उनको खाती है। अगर स्टारफिश को निकाल दिया जाए समंदर से तो जो मुसल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो हशरात को ज़्यादा खाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा खाएंगे। तो इस तरह से अब जो आगे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कम पड़ जाएंगे। या फिर अगर हम मसल्स को ख़त्म कर देंगे तो स्टारफिश ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर जाएगी। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं सोशल वैल्यूज़। ये बात अब हमने कंसिडर की और ये हकीकत है जो मैंने अभी आप लोगों की समाधान की नज़र में। अब देखते हैं कि सोशल वैल्यूज़ में क्या क्या चीज़ें, 4 पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट एस्थेटिक वैल्यूज़। एस्थेटिक वैल्यूज़ ये किस में आ रहा है? ये सोशल वैल्यूज़ में। दूसरा इसी में पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा रिक्रिएशनल वैल्यूज़। रिक्रिएशनल वैल्यू ये भी सोशल वैल्यूज़ में। तीसरा पॉइंट भी इसी में है, वो है कल्चरल वैल्यूज़। और चौथा पॉइंट है स्पिरिचुअल वैल्यूज़। अब ये पॉइंट्स हमने सोशल वैल्यूज़ में देखे हैं बायोडाइवर्सिटी के। अब देखते हैं इनको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या है, रिक्रिएशन। जब तक हम इनको फर्दर डिस्क्राइब नहीं करेंगे आप लोग परेशान ही रहेंगे। एस्थेटिक वैल्यूज़ में देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इसमें क्या अहमियत है, क्या कदर है। एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या है सोशल वैल्यूज़ में? अब देखा कि एस्थेटिक का मतलब होता है जमालियाती। अगर उर्दू में है जमालियाती निकला है जमाल से। जमाल मीन खूबसूरती। ब्यूटी ऑफ आवर प्लैनेट इज ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। अगर ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, अगर ये अर्थ हमारा इकोसिस्टम, ये हमारा इन्वायरमेंट अगर खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी है क्या? जानदार, ये प्लांट, ये सब्जा, ये तमाम किस्म के जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट्स शामिल करना है सब कुछ। ये क्या ह्यूमंस भी उसमें आ जाते हैं, इंसान, ये सब। अगर ये नहीं हो, सहरा में चले जाएं, सहरा में कुछ भी नहीं है, ना कोई जानदार है, मतलब है बहुत कम। अब देखें कि वहाँ पे इंसान भी नहीं है, कभी कोई भटका हुआ सहरा में जाता है तो कुछ नहीं है वहाँ। तो मतलब उसकी ब्यूटी को इधर इन्वायरमेंट वहाँ जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो आपको पता चलेगा कि वाकई जहाँ खूबसूरती ज़्यादा है वहाँ खूबसूरती कम है, क्योंकि जहाँ साबित हुआ कि ब्यूटी ऑफ अवर प्लैनेट इज ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। ये पॉइंट क्लियर। अब हम मूव करते हैं फर्दर रिक्रिएशनल वैल्यूज़। रिक्रिएशनल का मतलब तफरी, ऐश व इशरत। हम किस तरह से इससे अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी आपको पहले पता है कि बायोडाइवर्सिटी का वर्ड सुनने से परेशान होने से पहले ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी के जानदारों की वैरायटी है। ये जानदार हमारे ग्रुप हैं वो तो बायोडाइवर्सिटी है। और अब रिक्रिएशन हम इनको किस तरह से तफरी मुहैया करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल है। पहले ये देखें कि तफरी ये हम हंटिंग वगैरह करते हैं, इस पर बैन होना चाहिए, ये गलत चीज़ है, हंटिंग नहीं कर, लेकिन फिर भी लोग कुछ करते हैं, तफरी के लिए करते हैं। बर्ड वॉचिंग है, हाइकिंग है, ये सब उसकी एंटरटेनमेंट में आ जाता है रिक्रिएशन कि ये बायोडाइवर्सिटी है, ये हमें तफरी मुहैया करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। अब हम रह रहे हैं इसमें शहर में रहते हैं, हम जो हॉस्टल आ जाए, हॉस्टलों में जो लोग रह रहे हैं, अब हम जाते हैं घर जाते हैं, जब मोस्टली जो है पीठ वगैरह में और हाथ में घर है, मेरा खुद के घर देहात में, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। क्यों? वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिटी। सिटी की निस्बत वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, वो उससे मुझे मतलब ज़्यादा जानदार, कहीं से बकरी जा रही है, कहीं से भेड़ जा रही है, कहीं से कुछ, मतलब आप देखें प्लांट्स को चेक करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हर तरफ फसलें, क्रॉप्स, आजकल गंदम की फसलें जो हैं वो बहुत सब्जा भी घेर रही हैं। तो मतलब समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमें तफरी मुहैया करते हैं, कंफर्टेबल देती है। रिक्रिएशनल को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया ये नहीं किया। अब देखें आगे चलते हैं कल्चरल वैल्यूज़ में। इससे सिंपल मैं नहीं बयान कर सकता। कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल तो सकाफत होती है, जो हम मतलब हमारा सकाफती माहौल किस तरह से है, उसको मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से कल्चर है हमारा। देखिए कि कल्चर में बायोडाइवर्सिटी का इतना रोल है कि हम जानवरों को कह रहे हैं कि ये हमारा कौमी जानवर है, हम परिंदे को कह रहे हैं कि ये हमारा कौमी परिंदा है। मसलन मार्कोल को हम कौमी जानवर कह रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है ना, उसको हम कौमी जानवर कह रहे हैं। फिर परिंदे को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा कौमी परिंदा है। तो मीन्स के जानवर हमारे कल्चर में भी एक
फेल है, हम जानवरों को अपने कौमी जानवर कह रहे हैं, मतलब कि हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है, तो हम उसको कल्चरल में इसका रोल है बायोडाइवर्सिटी का, कल्चरल में किस तरह से। और हमने तो चले आगे देखते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में तो बायोडाइवर्सिटी की अहमियत शिद्दत अख्तियार कर गई, हद से तजावुज़ कर गई कि लोगों को जानवरों से रूहानी मोहब्बत हो गई। क्या बात, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रूहानी किस तरह से। इंडिया में चले जाएं, इंडिया में जो गाय है उसकी पूजा करते हैं लोग, उससे गिर्द खड़े होकर अपने इर्द गिर्द खड़े होकर लोग, औरतें वो अपने अहल वयाल के लिए, अपने अहल वयाल की खैरियत के लिए दुआएं करती हैं। जी जी जी। ये भी बायोडाइवर्सिटी। अब देखो पीपल का दरख्त है वहाँ, उसको देख लें, वो तुलसी का दरख्त है, उस पर धागे बांधती हैं वो औरतें, धागे बांधकर इर्द गिर्द उसके खड़े होकर भी दुआएं करते हैं अपने खानदान की खैरियत के लिए, हमारे खानदान को अल्लाह ठंडी हवा से, गर्म हवा से निजात। मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी का स्पिरिचुअल वैल्यूज में भी उसका रोल है। उसके एग्जाम्पल को आप इंडिया को समझ सकते हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअल में ये स्पिरिचुअल वैल्यू में हाथ धो दिए ये बायोडाइवर्सिटी। अब तकरीबन सोशल वैल्यूज़ अगर हम इन 4 पॉइंट्स को बयान करें तो सोशल वैल्यूज़ हमारे सामने खुल के आ जाती हैं। तो सोशल वैल्यूज़ क्या है बायोडाइवर्सिटी। अब अगर हम आगे चलें एस्थेटिक वैल्यू की तरफ, एथिकल वैल्यूज़ की तरफ, उसमें देखते हैं एथिकल वैल्यूज़। अब एथिकल से अब ये भी खुद बता रहा है कि मैं किस तरह की वैल्यूज़ बताना चाह रहा हूँ। एथिकल चूँकि एथिक्स से निकला है, एथिक्स क्या है, मतलब उसमें एथिक्स में ये आ जाता है कि हमारे मोरल प्रिंसिपल्स क्या है। अब हमारे आपस में तो एथिक्स हैं, हम एक दूसरे से अदब से बोलते हैं, मतलब हमारे आपस में एथिक्स हैं, क्लास में बैठने के उठने के, आपस में हमने अपने मोरल प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं। लेकिन जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी गार्डन हम क्या करेंगे, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हमारा एटीट्यूड प्लांट्स के साथ कैसा है, बाकी जानवरों के साथ कैसा है। आपस में तो हमारे हैं, लेकिन जहाँ हम क्या चेक करेंगे, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आ जाता है एथिकल वैल्यूज में। अब देखिए कि इसमें मोरल प्रिंसिपल है, एक हमारा प्रिंसिपल है जो तकरीबन अब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहले आपको नहीं पता क्योंकि इस तरह की एजुकेशन नहीं दी गई। हत्ता के बायोडाइवर्सिटी अल्लाह की तरफ से ये एक अल्लाह की तरफ से हमें दी गई नेमत है, ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है। ये तो बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये हंसने की बात नहीं, मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, हंसना नहीं चाहिए था आपको। नहीं सॉरी सर। मोरल प्रिंसिपल क्या है जो हमें मतलब इससे बायोडाइवर्सिटी डीप एंड, मैम इसने खुद ही कहा है, डीप एंड डेट डीप नीचे करेगा, डीप एंड डेट डीप, कि हम खुद भी जिए और बाकियों को भी जीने दें, खुद भी खाएं बाकियों को भी खाने दें। मिसाल कि अब ये देखें कि ये नहीं है कि हम अगर किसी गाड़ी में चले जाएं खुद ही खा जाएं सब, बाकी जो आपके साथ खा रहे हैं उनका भी ख्याल रखें। डीप एंड डेट इसको अगर हम प्लांट्स के साथ बाकी चीज़ों के साथ, ये है कि हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की, तो वहाँ पे कहा जाता है कि हम शिकार नहीं करें, वो नहीं करेंगे, हम इतना ज़्यादा नहीं करें। तो मतलब ये हुआ क्या, हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते करते हम खाना छोड़ दें। ये सवाल आता है ना कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें, ऐसे करें, तो क्या हम खाना छोड़ दें, हंटिंग नहीं करें तो खाना छोड़ नहीं, हम खुद भी खाएँ, खुद भी जिए, खुद भी खाएं, और उस जानवर को जिसको हम खा रहे हैं उसकी ये ना करें कि वो स्पीशीज उसकी सारी खा जाएं, कि वो खुद एक्सटेंट हो जाए और उस आने वाली स्पीशीज जो उन पर डिपेंड करते हैं वो भी ख़त्म हो जाए, जब फिर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उन पर डिपेंड कर रही हैं वो भी एक्सटेंड कर जाएं। तो बाकियों का भी ख्याल रखें और खुद भी। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने बात की थी कल्चरल में कि हमने कहा कि चकोर जो है हमारा कौमी परिंदा है मार्कोर को, तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या हम यहाँ पर तो सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि इस तरह से हमारा मार्कोर जो है चकोर जो है हमारा कौमी परिंदा है, तो यहाँ हमने उसके साथ क्या किया, ये जो हमारी पठान बिरादरी है इधर पाकिस्तान में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चकोरों जो थे परिंदे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में से तलाश करके उनको पकड़ के चाइनीज़ आए, उनके साथ सौदा किया और उनको दे दिए। वो बहुत अक्लमंद थे जो चाइनीज़ है, वो क्या कर, वो अपनी डाइवर्सिटी को स्टेबल कर रहे हैं,
लेकिन हमारे ये पठान बिरादरी जहाँ हम अपना कौमी परिंदा कह रहे हैं, लेकिन हमारे एथिक्स उनके साथ कैसे हैं कि हम अपना चकोर पकड़कर जिसको कौमी परिंदे का नेम दे रहे हैं और कौमी परिंदा कहते हैं उसको हम बेच रहे हैं। ये एथिक्स में नहीं आ जाता। अब दूसरी बात देखें कि हाथी है, एलिफेंट, उसको देखें कि वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल है। उसको हम क्या करते हैं, एक दांत उसके बहुत कीमती है, उसके दांतों की कीमत के पीछे हम उसको बिल्कुल ही मार देते हैं, मार उसके दांत निकालते बेच देते हैं। ये एथिक्स में नहीं आता। ये हमारे क्या यहाँ पे है, हमारे एथिक्स में ये आता है कि हम एक इंसान दूसरे को कत्ल कर दे, मतलब एथिक्स में तो नहीं है ना। जो भी ये इमोरलिटी है, अगर कोई बंदा कर रहा है, मोरल प्रिंसिपल में नहीं है, लेकिन हम जानवरों के साथ कर रहे हैं। अगर पौधा है एक, हम पौधे ध्यान भी नहीं रखते कि हम पौधों के ऊपर से गुजर जाते हैं, पौधा टूट जाता है, तो मतलब इस तरह से क्या उनके साथ हमारे मोरल प्रिंसिपल में बहुत ही वीक हैं। हम उनको समझते ही नहीं है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। बायोडाइवर्सिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और इसके लिए एक और मोरल प्रिंसिपल के लिए एग्जाम्पल आपको देता, लेकिन आप बोर होने लगता है। अब देखते हैं कि एथिक्स, अब हम इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब एथिकल वैल्यूज़ को हमने ये तो हमने अपनी खामियां बयान कर दी, इस तरह से हम चकोर के साथ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब एथिकली हमें क्या करना चाहिए, हम खुद खाएं, लेकिन उनको भी इस काबिल छोड़ें कि वो किसी और स्पीशीज़ का भी बन सकें, खुराक बन सके, किसी जो दूसरे स्पीशीज़ पर डिपेंड करती हैं वो भी सर्वाइव करें जी। और उसके साथ एथिक्स में क्या है, आप खानाबाद के साथ एक शहर है पीरोवाल, उसको कहते हैं, जैसे साहिबान वो पीरोवाल है। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक जंगल है बहुत बड़ा, अगर वो ये ना करते तो आज मैं कहता हूँ कि वो जंगल खत्म हो गया होता। उन्होंने क्या, उसके गिर्द एक बाउंड्री लगाई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का उन्होंने निज़ाम बनाया, उसके गिर्द उन्होंने बाउंड्री लगा के। जी मैम, जी मैम, वो हमारे नज़दीक है, हम वहाँ जाते हैं ये रिक्रिएशन फील करने के लिए। आप कैसे जाते हैं? मैं ऑलवेज इनका मुंतज़र रहूँगा। पहले प्रेजेंटेशन वो जंगल जो उसकी सूरत है, मैं आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि आप तैयार ही हो जाएंगे। उसमें क्या है, वो जंगल बहुत खूबसूरत है हकीकत में। उसके दरमियान में एक सिंगल रोड जा रहा है, उसमें वो बहुत टूटा हुआ है, इधर भी उसके जंगल है और उसके दूसरी तरफ भी जंगल है। उन्होंने उसके गिर्द बाड़ लगाई है, बाउंड्री लगाई हुई है बहुत बड़ी बड़ी, वो जाली वगैरह से लोहे। अब उन्होंने उसको प्रिजर्व इस तरह से किया कि कोई भी बैरून जानवर, मसलन ये भैंसे वगैरह लोग चराने के लिए निकलते हैं, वो भेड़ें बकरियाँ, उनको परमिशन नहीं है कि वो उस जंगल में एंटर हो सके, उन्होंने उनको रोक रखा है उसके लिए। और फिर ये है कि वो जो जानवर उसमें रह रहे हैं उनको भी बाहर नहीं निकल देते, और उनको प्रॉपर फूड भी देते हैं उन जानवरों को जो उसमें रह रहे हैं। और ये देख लें कि वहाँ की आबो हवा बहुत ही उम्दा है, इसी वजह से तो बायोडाइवर्सिटी ने प्रिजर्व कर रखी है। ये एथिक्स हैं एक्चुअली जो हमारे गाँव में हो रहे हैं आपके जंगल में। अब हमें सबको यही करना होगा, ये बायोडाइवर्सिटी उसको प्रिजर्व करें एथिकली, कि हम अपने ऐसे, अब ये नहीं है कि एक बंदा नहीं कुछ कर सकता, बातें करके लिख कर दे देना ये काफ़ी नहीं है। हमें इस चीज़ के लिए एक वर्ल्ड लेवल पर, कंट्री लेवल पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी करनी होगी, हमें मुकम्मल मैनेजमेंट करनी होगी इस हवाले से कि हम किस तरह से एक हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हैं जानवरों को। अब दूसरा इसमें जब सवाल लोग ये करते हैं बड़े जज्बे के साथ कि आप कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए, ऐसे कंजर्व करें, जो जानवर हमें घास लेते हैं वो हमें हम मर जाते हैं तो वो हमारे नुकसान है, हमें मार देना चाहिए उन्हें। लेकिन ये एथिक्स में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको हैबिटेट देना। आप ये स्नैक की मिसाल दी जाती है कि स्नैक हमें दस्ता है, हम मार जाते हैं, उसको मार देना चाहिए, हाँ ठीक है मार देना चाहिए, लेकिन उसको हैबिटेट प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जानवर है, उसको क्या पता है कि मैंने कहाँ रहना है, उसको हैबिटेट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर हैबिटेट टू अदर ऑर्गेनिज्म। अब उसको अगर निकल अपने हैबिटेट छोड़कर हमारे घर आता है, तो एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि अगर हमारे घर में है कि अगर कोई बैरूनी बंदा था तो वो हमारी बैठक तक ही रहता है, अगर आ गया तो झगड़ा हो जाएगा। सेम इसी तरह से वो वहाँ पर भी यही होता है कि अगर एक जानवर अपना हैबिटेट छोड़कर किसी घर चला जाता है, किसी हमारे हैबिटेट में आ जाता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आ जाता है,
तो उसको पहले तो हमें, चूँकि जानवर है उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको उसके हैबिटेट तक पहुँचाना चाहिए, उसको पहुँचा देना। जो डॉगी वगैरह पकड़ लेते हैं उसको, स्नैक को, उसको पहुँचा दें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप मार सकते हैं, आपकी जान से बेहतर हमें कोई चीज़ भी नहीं है। और बहुत बेहतर है। ये है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इस तरह से ये एथिक्स में आ जाता है। और मज़ीद अगर एथिक्स की बात की जाए तो आप अपने अंदर जानकर हम देख सकते हैं, अपने गिरेबान में देखें कि हम हमारे जानवरों के साथ कैसे एथिक्स है। हम तो गौर भी नहीं करते कि कहीं आपको इंसान मरा हुआ नजर आए तो आप बिल्कुल बहुत मतलब 152 भी कॉल करते हैं, 1122 वालों को भी बुलाते हैं, लेकिन शोर करते हैं कि एक इंसान मार गया है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जानवरों के साथ भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। जानवरों को प्रिजर्व करना, मुकम्मल उनको हैबिटेट दिया जाए, जैसे हमारे गाँव वालों को प्रिजर्व किया हुआ है, इसी तरह से हर गाँव में इस तरह का हैबिटेट होना चाहिए। अगर हम आज चले, जो एक्सीडेंट हो चुकी हैं वो तो हो चुकी हैं, उनको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो बाकी बात हैं उन बेचारों को हैबिटेट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको प्रॉपर हैबिटेट दिया जाए, उनको प्रॉपर अब प्रिजर्व, मैंने पहले कहा कि हम एजुकेशन, देयर इज अर्जेंट नीड टू एजुकेट द पीपल। अर्जेंट नीड है हमें कि हम लोगों को एजुकेट करें, हम लोगों को इसकी अहमियत बताएं, अहमियत का भी लोगों को अब मैं कहता हूँ मोस्टली लोग हम मतलब इधर आ गए पढ़ने, या फिर जो स्कूल्स में जो तालिब इल्म उनको तो पता है, लेकिन देहात में चले जाएं किसी बंदे को पता नहीं कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, उनको ये नहीं पता। हकीकत बता रहा हूँ मैं, हमारे जो गाँव उसमें किसी को नहीं पता कि हम ये ऑक्सीजन लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, उनको पता है कि अल्लाह की, बिल्कुल अल्लाह की नेमत है ये जो ऑक्सीजन, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम सेट किया है। लेकिन उसको अब देखें, आज हमें 1400 साल बाद मतलब होश आया और हमने इस चीज़ को कहा कि ऐसा होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्यों ये सब ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद हैं, ये हमें हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। आज हमें करना, लेकिन अल्लाह ने शुरू में कुरान, जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा दिया, फरमा दिया क्या कि मैंने कोई भी चीज़ इस कायनात में बगैर मकसद के पैदा नहीं की। जो भी चीज़ अगर वो दरिंदे हैं, परिंदे हैं, इंसान है, सब उसका एक पर्पज़ है, एक पर्पज़ के तहत उसको मैंने पैदा किया। अगर नाक है, अगर स्नैक है उसको बजाय, अगर स्नैक है वो क्या है, वो एक डेंजरस है हमारे लिए, हमारी जान लेने वाला है, लेकिन वो क्या है, अल्लाह कह रहा है कि उसका भी फ़वाइद है आपको, उसका भी एक पर्पज़ है, उसका भी एक मकसद है, जो हम अल्लाह ने हमें अकल दिया है, रिसर्च करें समझ। और आज साइंस ने बता दिया कि तमाम चीज़ों की जितने भी जहरीले ऑर्गेनिजम्स हैं इनका भी फ़वाइद है। और फाइनली मैं यही कहूँगा कि इनको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और बायोडाइवर्सिटी जो है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, उनको हैबिटेट दें, ऑर्गेनिज्म को एथिकली उनके साथ हमारे रवैया ठीक होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड जो इंसानों के साथ है उनके साथ भी वैसे होना चाहिए। अगर किसी का क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो क्वेश्चन कर सकता है। आई एम ऑलवेज हियर।